नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए अर्थात एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो आज मुख्य परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में जो सभी 100 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी 100 प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्यात्मक तरीके से हल करते हुए। क्योंकि अभी तक आपको जो यूट्यूब पे सारा वीडियो मिला है वो केवल आंसर की का वीडियो मिला है, केवल आंसर की का, किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सभी 100 प्रश्न का जो है वो आपका आंसर बताऊंगा व्याख्यात्मक तरीके से कि क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हो रहा है। और ये परीक्षा आज ही हुआ है, 9 अगस्त 2026 को ये आज ही पेपर हुआ है, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो जो लोग भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का आज पेपर देकर आए हैं उनको मैं बता दूं, और जो नए हैं उनको बता दूं कि ये ग्रुप सी की भर्ती है। और इसमें टोटल जो है वो 2759 पदों के लिए ये भर्ती जो है निकाली गई थी, जिसमें कि आपका लगभग वेतनमान था 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये का वेतनमान है इसमें। और इसमें मुख्य काम ये होता है कि इस पेपर को जो लोग पास करेंगे उनका जॉब प्रोफाइल ये रहता है कि वो ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देते हैं और सरकारी कृषि योजनाओं को जैसे कि खाद और बीज का वितरण जमीनी स्तर पर लागू करवाते हैं। तो कृषि विस्तार का काम करते हैं ये कृषि अधिकारी। तो दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ था इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी था, यानी कि आपका 0.25% इसमें निगेटिव मार्किंग भी था। 1/4 जो है वो आपका प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका ये 4 गलत पे आपका एक सही चला जाएगा। इसमें दोस्तों टोटल 65 प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्रीकल्चर से, 15 प्रश्न पूछे गए थे आपके कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके यूपी सामान्य ज्ञान से। तो टोटल 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन के टॉपिक की और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब आपका पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आज के इस पेपर में, बीजावरण को तोड़ने, खरोचने, यांत्रिक रूप से परिवर्तित करने अथवा मुलायम बनाने की वह प्रक्रिया जिससे वह जल एवं गैसों के लिए पारगम्य हो जाए कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तो यहाँ ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, सीधे राइट आंसर को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोचना, ऑप्शन नंबर बी खरोचना। क्यों होगा? क्योंकि कुछ बीजों का बाहरी आवरण बहुत कठोर होता है जिसके कारण उनमें पानी और ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस कठोर आवरण को खुरचने, तोड़ने या रसायनों के द्वारा मुलायम करने की प्रक्रिया को स्कैरिफिकेशन या खरोचना कहते हैं, जिससे कि बीज जल्दी अंकुरित हो सके। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे खरोचना करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन है, मुंह और खुर की बीमारी किस जीवाणु विषाणु से होती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्थोवायरस। क्योंकि मुंहपका या खुरपका रोग जो है ये आपका एफएमडी मुंहपका या इसको बोलते हैं खुरपका रोग, मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों में खुर वाले पशुओं में होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग होता है और यह पिकोना वाइड्रेट परिवार के आफ्तो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नोबल गन्ना है? तो नोबल गन्ना कौन सा है? तो नोबल गन्ना है आपका सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम अर्थात सैकरम ऑफिसिनेरम को नोबल केन या उष्णकटिबंधीय गन्ना कहा जाता है। इसमें चीनी की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसका तना मोटा और मुलायम होता है। भारत में गन्ने की अधिकांश व्यावसायिक खेती इसी प्रजाति की जाती है, यानी कि सैकरम ऑफिसिनेरम की जाती है। आगे चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है आज की परीक्षा में, निम्न में से आम की किस्में कौन सी हैं? तो आम की किस्में जो है वो आपका उपयुक्त सभी है, यानी कि बॉम्बे ग्रीन, अल्फांसो और केसर, ये चारों जो है। बॉम्बे ग्रीन उत्तर भारत की अगेती किस्म की आम का बीज है। अल्फांसो महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध निर्यात किस्म की हापुस भी है और केसर गुजरात की प्रमुख किस्म है। तो ये तीनों ही आम की प्रसिद्ध व्यावसायिक किस्में हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा 9 फैलने वाला मिट्टी खनिज है? तो 9 फैलने वाला जो मिट्टी खनिज है वो है आपका
इलाइट, इलाइट ऑप्शन नंबर आपका बी, इलाइट, इलाइट आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स जो होते हैं, क्ले मिनरल्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक मोन्टो मोरिलोनाइट, एक मोन्टो मोरिलोनाइट सबसे अधिक फैलने वाला खनिज है जो काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और केओलिनाइट और इलाइट न फैलने वाला नॉन एक्सपेंडिंग खनिज होते हैं जो पानी सोखने पर आकार में वृद्धि नहीं करते हैं। तो इलाइट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लूम। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्लूम। क्योंकि फलों जैसे कि अंगूर, सेब, प्लम, ब्लूबेरी की बाहरी त्वचा पर प्राकृतिक रूप से एक सफेद या पारदर्शी मोम की महीन परत पाई जाती है जिसे एपीक्यूटिकुलर वैक्स या ब्लूम कहते हैं, और यह फल को फंगस, कीड़ों और पानी की कमी से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ब्लूम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न पूछा गया है, विधि प्रदर्शन के जनक हैं। तो विधि प्रदर्शन के जनक कौन है? डॉक्टर सीमन ए नाप, डॉक्टर सीमन ए नाप आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कृषि प्रसार में विधि प्रदर्शन का जनक डॉक्टर सीमन ए नाप को माना जाता है। उन्होंने किसानों को नई तकनीकें सिखाने के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर जोर दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डॉक्टर सीमन ए नाप करेक्ट हो जाएंगे। आगे 8वां प्रश्न पूछा गया है, 8वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से वृद्धि अवरोधक हैं? तो वृद्धि अवरोधक है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एबिसिक अम्ल और एथिलीन। क्योंकि पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और वृद्धि को रोकने वाले या अवरोधक जो होते हैं वो आपका हिबिस्किस एसिड और एथिलीन। ये दोनों वृद्धि अवरोधक का कार्य करते हैं जो पत्तियों के झड़ने और फलों के पकने को प्रेरित करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 9वां क्वेश्चन है कि गेहूं का करनाल बंट रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियोवोसिया इंडिका। करनाल बंट गेहूं का एक प्रमुख फफूंद जनित रोग है जिसे अक्सर गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है, और यह नियोवोसिया इंडिका नामक कवक के कारण होता है, और इस रोग से प्रभावित खेत से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 10 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, बीटी कीटों को कैसे मारता है? तो बीटी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेल्टा अंतः 20 तेजी से पाचन तंत्र को निष्क्रिय करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए बीटी एक जीवाणु है जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। जब कोई कीट जैसे कि बालवर्म, जब कोई कीट जैसे कि बालवर्म इसे खाता है तो यह विष उसके मध्य आंत यानी कि पाचन तंत्र के रिसेप्टर से जुड़ करके छिद्र कर देता है, और इससे पाचन तंत्र निष्क्रिय हो जाता है और कीट जो है वो भूख से मर जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 11वां प्रश्न है कि हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बटे जैविक उपज गुणे 100। हार्वेस्ट इंडेक्स यह मापता है कि फसल की कुल शारीरिक वृद्धि जैसे कि भूसा, तना या पत्ते के मुकाबले हमें मुख्य उत्पाद जैसे कि दाना या अनाज कितना मिला है। इसे डोनाल्ड ने प्रतिपादित किया था इस सूत्र को। आगे 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न पूछा गया है कि छोटे पैरों वाले गठीले स्टॉकी घोड़े के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए प्रयुक्त होता है आपका कॉब, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, कॉब। क्योंकि पशुपालन शब्दावली में एक छोटे, मजबूत और भारी हड्डियों वाले गठीले घोड़े को कॉब कहा जाता है। वहीं फीली जो है, फीली फीली एक युवा मादा घोड़े को कहते हैं, और कोल्ट कहा जाता है एक युवा नर घोड़े को, और हिन्नी कहते हैं, हिन्नी खच्चर की तरह नर घोड़े और मादा गधे की संतान को कहते हैं हिन्नी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, कॉब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न है, कपास में छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिंक। क्योंकि कपास और अन्य कई पौधों जैसे कि आम, सेब और नींबू में छोटी पत्ती या रोसेट रोग जिंक नामक सूक्ष्म पोषक तत्व की भारी कमी के कारण होता है, जिस जिंक पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जिंक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है,
जल द्वारा ऊपरी परतों से निचली परतों में घुले या निलंबित पदार्थों का नीचे जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एल्यूविएशन। एल्यूविएशन ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मृदा विज्ञान में मिट्टी के ऊपरी स्तर से खनिजों और पोषक तत्वों का पानी के साथ घुलकर नीचे जाना या हटना एल्यूविएशन कहलाता है। वहीं जब ये पदार्थ निचली परत में जाकर जमा हो जाते हैं तो इसे इल्यूविएशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एल्यूविएशन करेक्ट हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न पूछा गया है, जिंक टेरेंसिंग कितनी प्रतिशत तीव्र ढलान वाली भूमियों पर की जाती है? तो ये की जाती है आपका 3 से 10%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 3 से 10%। क्योंकि जिंक टेरेसिंग एक मृदा संरक्षण तकनीक है जिसे मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां भूमि का ढलान 3 से 10% के बीच होता है, और यह शुष्क क्षेत्रों में नमी संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक बहुत ही प्रभावी मेथड माना जाता है, विधि मानी जाती है। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि केला किस कुल से संबंधित है? तो केला जो है ये आपका मुसेसी, ऑप्शन नंबर आपका सी मुसेसी करेक्ट हो जाएगा। केले का वानस्पतिक नाम मूसा पेरिडिसियाका और यह मुसेसी परिवार से संबंधित है। बाकी पपीता जो है कैरिकेसी जो है वो पपीते का है, ब्रोमेलिएसी जो है ये अनानास का है, और एनाकार्डियेसी जो है ये आम तथा काजू का कुल होता है। तो मुसेसी जो है वो आपका केला का होगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से परिवर्ती लागत के उदाहरण हैं? तो परिवर्ती लागत का उदाहरण हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त सभी। क्योंकि कृषि अर्थशास्त्र में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में परिवर्ती लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वह लागत है जो उत्पादन के स्तर के साथ घटती या बढ़ती रहती है। खेत में डाले जाने वाले उर्वरक, इस्तेमाल होने वाले बीज और सिंचाई का पानी, ये सभी परिवर्ती लागत के अंतर्गत आते हैं। निश्चित लागत यानी कि फिक्स कॉस्ट में भूमि का किराया, ट्रैक्टर का मूल्य, ये सब आता है। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि एक पृथक एकल कोशिका की बहुकोशिकीय जीव में गुणन एवं विभेदन करने की क्षमता कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका पूर्ण क्षमता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण क्षमता। क्योंकि पादप उत्तक संवर्धन के सिद्धांत के अनुसार पौधे की किसी भी एक जीवित कोशिका के अंदर यह आनुवांशिक क्षमता होती है कि वह विभाजित होकर के पूरा नया पौधा बना सके। इस जैविक क्षमता को टोटीपोटेंसी या पूर्ण क्षमता कहा जाता है, जिसकी खोज हेबर्ट लैंड्स ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टोटीपोटेंसी या पूर्ण क्षमता करेक्ट हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मक्का का श्वेत कली रोग तथा धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है आपका जिंक की कमी से। ऑप्शन नंबर आपका डी जस्ता या जिंक की कमी से, क्योंकि ये दोनों ही कृषि विज्ञान के सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मक्के के ऊपरी पत्तों का सफेद होना और धान की पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे पड़ना यानी खैरा रोग, ये दोनों ही मिट्टी में जिंक की कमी का प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। और धान के खैरा रोग की खोज जो है डॉक्टर वाईएल नेने ने पंतनगर में किया था सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जिंक। आगे 20 नंबर पर अगला प्रश्न है, सनहेम का वैज्ञानिक नाम क्या है? सनहेम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रोटलारिया जंसिया। क्योंकि सनई या सनहेम्स भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हरी खाद और रेशे वाली फसल है। इसका वानस्पतिक नाम क्रोटलारिया जंसिया है और ये आपका ये कारकोटस जूट और गास्पियम कपास का और कैनाबियस भांग का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आगे 21वां प्रश्न है, अंकगणितीय माध्य से विचलनों का योग हमेशा होता है? तो ये होता है आपका शून्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शून्य। क्योंकि सांख्यिकी का स्टैटिक्स का यह एक आधारभूत गणितीय नियम है कि यदि आप किसी डेटा सेट के समानांतर माध्य की गणना करें और फिर उस माध्य से प्रत्येक संख्या का विचलन निकाल कर उन सभी विचलनों को आपस में जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा क्या होगा? शून्य होगा, 0 होगा। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र, इस क्रेब्स चक्र को हम टीसीए चक्र भी बोलते हैं, टीसीए चक्र। तो इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कोशिका के ऊर्जा गृह पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
डी माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉक्सटेल बाजरा का वैज्ञानिक नाम है? तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी सेटारिया इटालिका। फॉक्सटेल मिलेट जिसे हिंदी में काकून या कंगनी भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम सेटारिया इटालिका है। और बाकी पासपालम स्क्रोबिकुलेटस कोदो जिसको बोलते हैं कोदो 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 मिलेट का है। और पैनिकम पैनिकम मिलिएसम ये जो है आपका मिलेट चीना का है। और इचिनोकाला फ्रूमेंटेसिया जो है ये आपका सावा जो होता है सावा सावा उसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सेटारिया इटालिका करेक्ट हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है, 100 से 1000 हेक्टेयर आकार का जलागाम कहलाता है, तो ये कहलाता है माइक्रो जलागाम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो जलागाम। क्योंकि भारत में जल संचयन के लिए जलागाम यानी कि वाटर शेड को क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आगे 25वां प्रश्न है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका ICRISAT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि यह आईक्रिस जो है एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पाटन चेरू हैदराबाद तेलंगाना में है। और यह मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों की 5 फसलों जैसे कि ज्वार बाजरा चना अरहर और मूंगफली के अनुसंधान पर कार्य करता है। आगे 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? तो श्रव्य दृश्य साधन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कठपुतली। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्योंकि प्रसार शिक्षा में कठपुतली एक पारंपरिक श्रव्य दृश्य साधन है, क्योंकि इसमें हम कठपुतली के दृश्य रूप को देखते भी हैं और उनके संवाद आवाज सुनते भी हैं। फ्लैश कार्ड केवल एक दृश्य साधन है, जबकि रेडियो और टेप जो है रिकॉर्डर केवल श्रव्य साधन है। तो कठपुतली आपका करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किसे चमत्कारी फसल या पीला रत्न कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सोयाबीन को। क्योंकि सोयाबीन यानी कि ग्लाइसेन मैक्स को इसके बहुआयामी उपयोग जैसे कि उच्च प्रोटीन लगभग 40 से 42% इसमें आपका प्रोटीन होता है। और तेल यानी कि 20 से 22% तेल होता है। इस सामग्री के कारण विश्व स्तर पर चमत्कारी फसल यानी कि वंडर क्रॉप और पीला सोना पीला रत्न के नाम से जाना जाता है सोयाबीन को। आगे 28वां प्रश्न है, फसलों को नियंत्रित कीड़वन से अवायवीय स्थिति में बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं साइलेज। ऑप्शन नंबर आपका सी। जब हरे चारे जैसे कि मक्का ज्वार को हवा की अनुपस्थिति में गड्ढों में दबाकर लैक्टिक एसिड कराया जाता है, तो उस रसीले और संरक्षित चारे को साइलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न है, पपेन किसके सूखे दुग्ध रस से तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है कच्चा पपीता। ऑप्शन नंबर आपका बी कच्चा पपीता। क्योंकि पपेन एक एंजाइम है जो कच्चे पपीते के फलों पर चीरा लगाकर निकाले गए सफेद दुग्ध को सुखाकर बनाया जाता है। और इसका उपयोग मांस को मुलायम करने यानी कि मीट को टेंडराइजेशन और दवाइयों में किया जाता है। आगे 30 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह संपर्क विधि का उदाहरण है? तो यह आपका कार्यशालाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी। कृषि प्रसार में संचार की 3 विधियां होती हैं, एक व्यक्तिगत समूह, एक जन समूह, एक पत्रिका पोस्टर और टेलीविजन और जनसंपर्क। तो जो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, कार्यशालाएं 15 से 30 लोगों के समूह के लिए होती है, इसलिए यह समूह संपर्क का एक सटीक उदाहरण है। आगे 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक मृदा क्षरण समीकरण है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी RKLACP। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन को विस्मेयर और स्मिथ ने दिया था। इसका सूत्र A बराबर RKLSCP है। इसमें A जो है वो प्रति एकड़ मिट्टी का नुकसान है, R जो है वो आपका वर्षा अपरदन कारक है, और K जो है वो मृदा अपरदन कारक है, LS जो है वो ढलान की लंबाई और तीव्रता है, C जो है फसल प्रबंधन कारक है, और P जो है वो आपका संरक्षण अभ्यास कारक है।
ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। आगे 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसल जिंजीबिरेसी कुल से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका काली मिर्च। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा, काली मिर्च। क्योंकि हल्दी, अदरक, इलायची ये तीनों जिंजीबिरेसी कुल के पौधे हैं, जबकि काली मिर्च जो है वो आपका पाइपरेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन में ए आपका काली मिर्च करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 33, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के प्रभाव से मिट्टी कणों का हटना कहलाता है। तो ये कहलाता है छींटा अपर्दन। ऑप्शन नंबर डी। जब बारिश की बूंदें सीधे नंगी मिट्टी पर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा के कारण मिट्टी के कण अपनी जगह से टूटकर छिटक जाते हैं। यह जल अपर्दन की सबसे पहली अवस्था है, जिसे फ्लैश या छींटा अपर्दन कहते हैं। आगे 34वां प्रश्न है, मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ विपणन मौसम 2025-26 कितने रुपए क्विंटल है? तो ये है आपका 7263 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा 2025-26 के खरीफ विपणन मौसम के लिए मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 480 की भारी वृद्धि की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप यह मूल्य जो है 2024-25 में 6783 रुपया से बढ़ करके 7263 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 35वां प्रश्न है, सुनहरा पीला टैग किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ब्रीडर बीज को। ऑप्शन नंबर आपका सी। बीज प्रमाणीकरण में अलग अलग बीजों के लिए विशिष्ट रंग के टैग होते हैं। तो ब्रीडर जो है वो प्रजनक बीज सुनहरा पीला होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 36वां प्रश्न है, जल निकासी तंत्र द्वारा किसी एक बिंदु की ओर बहने वाली भूजल विज्ञान इकाई कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका जलागम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जलागम या वाटर शेड भूमि का वह भौगोलिक या भूजल वैज्ञानिक क्षेत्र होता है जहां से गिरने वाला सारा वर्षा का जल ढलान के सहारे बहकर किसी एक सामान्य निकास बिंदु जैसे कि नदी, झील या समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जलागम क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। आगे 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपका डेनियल बेनोर ने। डेनियल बेनोर ने प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली को कृषि प्रसार में डेनियल बेनोर ने 1974 में इजराइल के अनुभव के आधार पर विश्व बैंक की मदद से विकसित किया था और भारत में इसे सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी डेनियल बेनोर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे 38वां प्रश्न है, किन फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर उपचार उपयुक्त है? तो ये है आपका दालें यानी पल्स। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो दलहनी लेग्यूम फसलों की जड़ों में गांठें बना करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। इसलिए इसका उपयोग दालों जैसे कि चना, मटर, अरहर के बीजों उपचार के लिए किया जाता है। तो दालें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता और अरुचि का सिद्धांत। क्योंकि प्रसार शिक्षा हमेशा किसानों की रुचि और आवश्यकता पर काम करती है। इसमें अरुचि यानी कि नॉन इंटरेस्ट का कोई स्थान नहीं होता है। बाकी सभी जैसे कि सांस्कृतिक अंतर, भागीदारी और अनुकूलन प्रसार शिक्षा के मुख्य सुधार होते हैं। आगे 40वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा नियम कहता है कि एलील्स निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग युग्मकों में समान संख्या में जाते हैं? तो यहाँ 40 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। क्योंकि यह मेंडल का आनुवंशिकी का प्रथम नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। इसके अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे हर युग्मक में केवल एक ही एलील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, मवेशियों में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या इसकी होती है 32। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गाय और भैंस में ऊपरी जबड़े में कृंतक दांत नहीं होते हैं, वहां डेंटल पैड होता है। और एक वयस्क मवेशी में अस्थायी दांतों का दंतसूत्र जो होता है वो आपका 32 होता है। आगे 42वां प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्योंकि लैक्टिक एसिड किण्वन जो दूध से दही या पनीर बनाने और साइलेज बनाने में अहम होता है, मुख्य रूप से लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों जीवाणु शामिल होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43,
निम्न में से कौन सी परतें सोलम बनाती हैं? तो सोलम बनाती हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी परतें। मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी वास्तविक मिट्टी को सोलम कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 44वां प्रश्न है, कारक और उत्पाद का संबंध किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का नियम, क्योंकि कृषि अर्थशास्त्र में कारक उत्पाद संबंध यह तय करता है कि कितना उत्पादन करना है। यह पूरी तरीके से घटते प्रतिफल के नियम पर आधारित होता है, जिसमें इनपुट कारक बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा के बाद आउटपुट की वृद्धि दर घटने लगती है। आगे 45वां प्रश्न है, टाइकोग्रामा किसके अंडों का परजीवी है? तो ये है आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि टाइकोग्रामा एक मित्र कीट है जो लेपिडोप्टेरा यानी कि तितली और शलभ गण के कीटों के अंडों के अंदर अपने अंडे देता है, और इसका उपयोग धान के तना छेदक, चने की फली छेदक और गोभी के डिबियम कीट के जैविक नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे 46वां प्रश्न है, गोबर खाद की पोषक संरचना है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद को FYM एक जैविक खाद होता है जिसमें पोषक तत्वों की सांद्रता रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कम होती है, और इसकी मानक संरचना में नाइट्रोजन 5%, 0.5%, फास्फोरस 0.2% और पोटेशियम 0.5% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 47वां प्रश्न है, वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विपरीत अधिशेष। किसान के द्वारा अपना उपभोग यानी घर का खर्च, बीज, पशुचारा आदि निकालने के बाद जो कुल अतिरिक्त उपज बचती है उसे विपणन योग्य अधिशेष कहते हैं, लेकिन उस बची हुई उपज में से जितनी मात्रा किसान वास्तव में बाजार में ले जाकर बेचता है उसे विपरीत अधिशेष कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 48वां प्रश्न है, ब्राइनिंग डस्ट डस्ट किसका घोल है? तो ब्राइनिंग जो है ना, ये पानी में नमक का घोल है, ऑप्शन नंबर ए। खाद्य प्रसंस्करण और कैनिंग, यानी कैनिंग मतलब क्या होता है, डिब्बा बंद सब्जियों में संरक्षण के लिए साधारण नमक और पानी के घोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ब्राइनिंग कहते हैं। फलों के लिए आमतौर पर चीनी के घोल यानी कि साइरपिंग का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पानी में नमक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 49वां प्रश्न है, फसल के द्वारा पूरी अवधि में आवश्यक जल की कुल गहराई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए डेल्टा आपका करेक्ट हो जाएगा। बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक किसी फसल को सिंचित करने के लिए पानी की जो कुल गहराई सेंटीमीटर या इंच में दी जाती है उसे डेल्टा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 50वां प्रश्न है, कोचीन मुर्गी का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका मूल निवास है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर आपका सी चाइना करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कोचीन पोल्ट्री की एक अत्यंत पुरानी और भारी एशियाई नस्ल है जिसके पैरों पर भारी मात्रा में पंख पाए जाते हैं। इसका मूल उत्पत्ति स्थान शंघाई चीन है, इसलिए इसे शंघाई फाउल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे 51 कह रहा है, धान का घातक रोग किसे कहा जाता है? तो धान का घातक रोग कहा जाता है जीवाणु पत्ती झुलसा, ऑप्शन नंबर आपका सी जीवाणु पत्ती झुलसा। देखिए, धान का जीवाणु पत्ती झुलसा, जिसको कि बीएलबी जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के कारण होता है, और यह एक अत्यंत विनाशकारी रोग है जिसमें पत्तियां ऊपर से पीली होकर के सूखने लगती हैं, और इसी कारण इसे धान का घातक रोग किलर डिजीज भी कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 52 नंबर पर अगला प्रश्न है, दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है कैमेलिस बैक्टीरियानस, ऑप्शन नंबर आपका सी कैमेलिस बैक्टीरियानस। देखिए, ऊंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले ऊंट जिसको अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम, एक कुबड़ वाले ऊंट होते हैं अरेबियन ऊंट कहते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडियस जो राजस्थान में पाया जाता है। वहीं दो कुबड़ वाले यानी कि बैक्टीरियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस बैक्टीरियानस होता है, जो ठंडे रेगिस्तान जैसे कि लद्दाख और गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो दो कुबड़ वाले जो ऊंट होते हैं वो ठंडे लद्दाख में यानी कि ठंडे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे कि लद्दाख वद्दाख में, और जो एक एक कुबड़ वाले होते हैं वो आपके गर्म में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं।
आगे 53 नंबर पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन केवल कौशल देता है? तो ये देता है आपका विधि प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रसार शिक्षा में विधि प्रदर्शन किसानों को कोई नया काम कैसे करना है, जैसे कि बीज उपचारित करना, ग्राफ्टिंग करना, इसका व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिए किया जाता है। जबकि परिणाम प्रदर्शन किसी नई तकनीक के नतीजे का क्या करना है, इसको दिखाकर किसानों में विश्वास जगाने के लिए होता है। तो ऑप्शन आपको बी यहाँ पे विधि प्रदर्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया कि बैगनी टैग किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका रजिस्टर्ड बीज को। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, रजिस्टर्ड बीज। क्योंकि बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में बीजों की अलग अलग श्रेणियों को विशिष्ट रंगों के टैग दिए जाते हैं। रजिस्टर्ड पंजीकृत बीज के बोरे पर बैगनी रंग का पर्पल रंग का टैग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बहुलक। क्योंकि सांख्यिकी में किसी डेटा सेट या श्रृंखला में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि किस सिंचाई विधि में पानी को बीच बीच में रोककर और छोड़कर खेत में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका सर्ज सिंचाई में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सर्ज सिंचाई। देखिए सर्ज इरिगेशन सतह सिंचाई की एक उन्नत विधि है। इसमें पानी लगातार न दे करके रुक रुक करके दिया जाता है। इससे मिट्टी के छिद्र आंशिक रूप से सील हो जाते हैं, जिससे पानी गहराई में रिसने के बजाय खेत में आगे की ओर तेजी से बढ़ता है और पानी की बचत होती है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 57 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रथम चरण क्या है? इसका प्रथम चरण है आपका उष्माशोषी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जैसे कि ऊर्जा जो है वो आपका 2 एटीपी में टूटता है, 2 एटीपी खर्च करनी पड़ती है। चूंकि इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए यह एक उष्माशोषी प्रक्रिया होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 58 कह रहा है कि पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका जिया मेज एवर्टा। जिया मेज एवर्टा, ऑप्शन नंबर ए। मक्के को उसके दानों की बनावट के आधार पर कई प्रजातियों में बांटा गया है। पॉपकॉर्न यानी कि भुनने पर फूलने वाला मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज एवर्टा है। जिया मेज इंडिडाटा यानी कि डेंट कॉर्न, जिया मेज सैकराटा यानी कि स्वीट कॉर्न मीठी मक्का, जिया मेज ट्यूनिकेटा यानी कि पॉड कॉर्न, ये कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जिया मेज एवर्टा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 59 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी कहलाती है? तो रेगुर मिट्टी कहलाती है आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है और यह विशाल चट्टानों के टूटने से बनती है और इसमें जो है मोन्टो मोरिलोनाइट क्ले खनिज की अधिकता के कारण जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 60 नंबर पर अगला प्रश्न है, एकल संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3:1। देखिए मेंडल के आनुवंशिक नियमों के अनुसार मोनोहाइब्रिडिक क्रॉस एकल संकरण की F2 पीढ़ी में बाहरी स्वरूप के आधार पर हमेशा 3:1 यानी कि 3 लंबे और 1 बौना का अनुपात प्राप्त होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 61 नंबर पे अगला प्रश्न है, अफ्रीकन टाल किसकी किस्म है? तो ये है आपका चारा या मक्का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अफ्रीकन टाल मक्के की एक अत्यंत प्रसिद्ध और अधिक उपज देने वाली चारा किस्म है। इसके पौधे काफी ऊंचे होते हैं और इनमें पत्तियां अधिक होती हैं, जो पशुओं के लिए पौष्टिक हरा चना प्रदान करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 62 कह रहा है कि जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि होती है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं सीमांत किसान। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, सीमांत किसान। देखिए भारत सरकार के वर्गीकरण के अनुसार सीमांत किसान यानी कि मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत किसान मार्जिनल फार्मर कहते हैं। छोटे किसान जो होते हैं वो 1 से 2 एकड़ की भूमि में होते हैं। अर्ध मध्यम जो होते हैं वो आपके 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जो होते हैं वो 4 से 10 हेक्टेयर और बड़े किसान जो है वो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले होते हैं। आगे 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साइट्रेट घुलनशील उर्वरक है? तो ये है आपका ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि फास्फेटिक उर्वरकों को घुलनशीलता के आधार पर बांटा गया है। बेसिक स्लैग और डाई कैल्शियम फास्फेट दोनों ऐसे उर्वरक हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन
2% साइट्रिक एसिड में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये अम्लीय मिट्टियों के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आगे 64 नंबर पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसके ऊपरी जबड़े में आगे के दांत नहीं होते हैं। तो ये आपका मवेशी, ऑप्शन नंबर आपका बी कैटल करेक्ट हो जाएगा, मवेशी। क्योंकि जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ऊपरी जबड़े में सामने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। इसकी जगह एक कठोर मांसल संरचना होती है जिसे डेंटल पैड कहते हैं, जो चारे को पकड़ करके तोड़ने में मदद करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मवेशी। आगे 65 कह रहा है कि एपीजियल अंकुरण पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका किसमें, उपयुक्त सभी में। देखिए एपीजियल अंकुरण उस स्थिति को कहते हैं जब बीज अंकुरित होते समय बीजपत्र यानी कि मिट्टी से बाहर ऊपर आ जाते हैं। यह आमतौर पर अधिकांश द्विबीजपत्री फसलों में होता है, जैसे कि इमली, सरसों, सूरजमुखी। इमली, सरसों और सूरजमुखी तीनों में ही एपीजियल अंकुरण देखा जाता है। ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे 66 कह रहा है कि सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर किसकी निगरानी करते हैं। तो ये निगरानी करता है आपका मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक के तहत खेतों में सेंसर लगाए जाते हैं जो रियल टाइम में मिट्टी की नमी, मौसम का तापमान, पोषक तत्वों का स्तर और फसल के स्वास्थ्य का डेटा किसान के मोबाइल तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 67 कह रहा है कि निम्न में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है। तो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ए 4G से धीमा। देखिए 4G से धीमा, सॉरी, हाँ 4G से धीमा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए 5G जो है 5th जनरेशन नेटवर्क की मुख्य विशेषता ही उच्च डेटा गति, हाई स्पीड, अत्यधिक कम लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी और एक साथ बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता है। इसलिए 4G से धीमा होना इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यही कथन आपका गलत होगा। आगे 68 कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारत सरकार की वह महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के करोड़ों घरों में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल और IT कौशल से साक्षर बनाना होता है। आगे 69 कह रहा है कालीगार किस प्रकार का होता है। तो कालीगार जो है वो आपका कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखिए कालीगार एक प्रकार का मेलवेयर, हानिकारक स्पाईवेयर है जो यूजर के द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की गई हर की यानी कि हर कुंजी को छुप कर रिकॉर्ड करता है। इसके जरिए हैकर्स लोगों के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी चुराते हैं। आगे 69 हो गया। 70 नंबर अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की गति किस में मापी जाती है। तो CPU की गति मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के प्रोसेसर यानी CPU की क्लॉक स्पीड प्रति सेकंड होने वाली कैलकुलेशन की गति को हर्ट में मापा जाता है। आज के आधुनिक प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में होती है। और यहाँ पे DPI प्रिंटर की क्वालिटी नापता है और MB GB जो है वो आपका स्टोरेज के लिए होता है। तो गीगाहर्ट्ज आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी प्रणाली जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा सीखती है। मशीन लर्निंग यानी कि ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की एक शाखा है। इसमें कंप्यूटर को इस तरीके से विकसित किया जाता है कि वह पिछले डेटा और अनुभव के आधार पर खुद से सीख सके और बिना किसी मैनुअल कोडिंग के निर्णय ले सके। आगे 72 कह रहा है 72, निम्न में से कौन सा TCP/IP मॉडल की परत नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। क्योंकि देखिए TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल में मुख्य रूप से चार परतें होती हैं। एक एप्लीकेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा इंटरनेट, चौथा नेटवर्क एक्सेस। तो प्रेजेंटेशन प्रस्तुति जो है वो परत 7 लेयर वाले यानी कि OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का हिस्सा होता है, न कि TCP यानी कि IP का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 कह रहा है कि 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है। तो ये है आपका चाइना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चीन। 5G टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और उसे लागू करने में
चीन वर्तमान में दुनिया में सबसे अग्रणी है। चीन में 5G बेस स्टेशनों की संख्या और उपयोगकर्ता विश्व में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारत में रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो यह आपका 2 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 2 लाख रुपया, क्योंकि आरबीआई के नियमानुसार आरटीजीएस जिसको रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट कहते हैं, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट आरटीजीएस का उपयोग बड़े फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसके जरिए पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा जो है आपका 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि नेफ्ट के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अगर आपको आरटीजीएस करना है तो कम से कम 2 लाख रुपए कम से कम आप आरटीजीएस नहीं कर पाएंगे। आगे 75 75 में पहला प्रश्न है, डीडीओएस हमले का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए डीडीओएस एक प्रमुख साइबर अटैक है जिसमें हैकर बहुत सारे कंप्यूटर का उपयोग करके किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना अधिक फेक ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो सर्वर क्रैश हो जाता है और असली यूजर उस वेबसाइट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 76 कह रहा है कि कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक घर, कार्यालय, भवन या स्कूल परिसर तक सीमित होता है। वहीं पैन की बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क का, तो पैन में केवल एक व्यक्ति के आसपास 10 मीटर तक सीमित होता है। वहीं मैन की अगर बात करेंगे, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो मैन पूरे शहर को कवर करता है और वैन जो है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे देश या विश्व को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका लैन करेक्ट हो जाएगा। आगे 77 कह रहा है कि कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल कांच या प्लास्टिक के बेहद पतले रेशों से बनी होती है। इसमें डेटा का संचार प्रकाश लाइट के रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है, जो इसे सभी केबल प्रकारों में सबसे तेज गति यानी गीगाबाइट से लेकर के टेराबाइट प्रति सेकंड तक सुरक्षित बनाता है। आगे 78 कह रहा है कि भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है। तो ये करती है जीव सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर सी जीव सांख्यिकी यानी कि बायोमेट्रिक्स। यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार प्रणाली मुख्य रूप से बायोमेट्रिक जीव सांख्यिकी तकनीक पर काम करती है। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसकी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली आइरिस स्कैन का डेटा सुरक्षित रखा जाता है। आगे 79 कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्म मैलवेयर का उदाहरण है। तो ये है आपका वानाक्राई, वानाक्राई ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। वानाक्राई एक बेहद खतरनाक रैंसमवेयर वर्म है जिसने 2017 में दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर को हैक कर लिया था और डेटा को अनब्लॉक करने के लिए फिरौती की मांग की थी। फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर है। और एडोब रीडर क्या है, एडोब रीडर और एमएस वर्ड क्या है, एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आपका सी वानाक्राई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पहला प्रश्न है, ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करते हैं। तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवांछित जंक मेल की पहचान करके उसको अलग करके। क्योंकि ईमेल प्रदाता यानी कि ईमेल प्रदाता जैसे कि जीमेल स्पैम फिल्टरिंग तकनीक एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। यह अवांछित अनवांटेड विज्ञापन वाले या संदिग्ध लिंक वाले ईमेल को स्वचालित रूप से पहचान लेता है और उन्हें मुख्य इनबॉक्स में जाने से रोककर सीधे स्पैम फोल्डर में अलग कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोसा ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रोसा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है और यह रिलायंस पावर द्वारा संचालित एक निजी क्षेत्र का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाकी अनपरा, ओबरा और हरदुआगंज राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका बी, रोसा ताप विद्युत संयंत्र करेक्ट हो जाएगा। आगे 82 नंबर पर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम होना चाहिए आपका 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 21 वर्ष। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष और विधायक बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए।
आगे 83 कह रहा है कि 83 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारों पर हवा के द्वारा जमा की गई हल्की बालू युक्त और ऊंची टीलेदार मिट्टी को स्थानीय भाषा में भूर कहा जाता है। आगे 84 84 84 कह रहा है 84, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है। तो ये आपका सोनभद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र 4 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को छूता है और ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के चिरमिरी कोयला क्षेत्रों के सबसे करीब है, जिससे यहाँ हिंडाल्को और अनपरा जैसे भारी उद्योग पनप पाए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पे सोनभद्र करेक्ट हो जाएगा। आगे 85 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र और मिर्जापुर। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा जो उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाता है उसे कैमूर पर्वतमाला कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र जिले मुख्य रूप से इसी पहाड़ी क्षेत्र इनकी विंध्य प्रणाली में बसे हुए हैं। आगे 86 कह रहा है 86, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुनियोजित तरीके से उद्योग को बसाने के लिए द उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम लागू किया गया था। इसी अधिनियम के तहत नोएडा 1976 और ग्रेटर नोएडा का विकास किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ई 1976 करेक्ट हो जाएगा। आगे 87 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रंशित गोंडवाना बेसिन, क्योंकि भारत का 98% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का सिंगरौली कोयला क्षेत्र भी इसी प्राचीन गोंडवाना बेसिन यानी कि नदी घाटियों की भ्रंश या फाल्ट संरचना का हिस्सा है। तो भ्रंशित गोंडवाना बेसिन करेक्ट हो जाएगा। आगे 88 नंबर पे 88 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है। तो ये जाता है आपका ललितपुर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम और तांबे के सीमित और प्रमुख भंडार बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में पाए जाते हैं और यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है ललितपुर। आगे 89 कह रहा है 89 कि ताम्र भंडार संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों को खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह आपका बागपत में। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा बागपत। सोनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। 2018 की खुदाई में यहाँ 4000 साल पुराने लकड़ी के ठोस पहिए वाले रथ, तांबे की तलवारें, ढाले और योद्धाओं की भव्य कब्रें मिली थी। तो बागपत आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 90 नंबर पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है। ये आपका पोटास और चूना। ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा पोटास और चूना। उत्तर प्रदेश का अधिकांश मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारतीय जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की हमेशा कमी रहती है। आगे 91 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है। तो ये आपका चुर्क और डाला। ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, चुर्क और डाला। देखिए विंध्याचल क्षेत्र में चूना पत्थर की भरपूर उपलब्धता के कारण सोनभद्र जिले के चुर्क और डाला को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियों के रूप में स्थापित किया था। आगे 92 नंबर पर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकसी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है। तो ये आपका मैनपुरी। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। लकड़ी यानी कि मुख्य रूप से शीशम के ऊपर पीतल, तांबे या चांदी के महीन तारों को जड़ करके सुंदर डिजाइन बनाने की हस्तकला को तारकसी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की विश्व प्रसिद्ध कला है, जिसे हाल ही में जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी मैनपुरी करेक्ट हो जाएगा। आगे 93 में अगला प्रश्न पूछा गया है, दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये किया गया था आपका 1977 में। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा 1977 में।
क्योंकि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1968 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना गया था और अंततः 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो ऑप्शन में कभी 1977 करेक्ट हो जाएगा। आगे 94 में पहला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीने का हो सकता है? तो 6 महीने का होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा या संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना अनिवार्य है। आगे 95 में पहला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आईने अकबरी के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था? तो ये था आपका आगरा, अवध और इलाहाबाद। मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों प्रांतों में बांटा था, जिसका वर्णन अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में है। और वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र उस समय मुख्य रूप से 3 बड़े सूबों में बटा था, आगरा अवध यानी कि अयोध्या के आसपास और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंतर्गत आता था। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे 96 कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य होते हैं? ये होते हैं 2 सदस्य। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, 2 सदस्य। क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण यानी कि संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनमें 1 न्यायिक पृष्ठभूमि का और 2 जो है वो मानव अधिकार का जानकार होना चाहिए। आगे 97 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1986 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध, भूमाफिया और गुंडागर्दी पर कड़ी लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविस्ट 1986 में पारित और लागू किया गया था और यह राज्य का एक बेहद सख्त कानून है। आगे 98 में पहला प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियां और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर डी, मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता। देखिए, शिवालिक हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे स्थित भाबर पट्टी बड़े बड़े पत्थरों, कंकड़ और बजरी से बनी होती है। क्योंकि इन बड़े पत्थरों के बीच जगह बहुत अधिक होती है, इसलिए पहाड़ों से आने वाली छोटी नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं और सतह से अदृश्य यानी कि लुप्त हो जाती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 99 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी विहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडो गंगा नदी और अरावली विस्तार। देखिए, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यमुना नदी पर स्थित ओखला पक्षी विहार भौगोलिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। यह ठीक उस बिंदु पर स्थित है जहां अरावली पहाड़ियों का विस्तार दिल्ली रिज समाप्त होता है और यमुना नदी जो है वो इंडो गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इंडो गंगा मैदान और अरावली विस्तार करेक्ट हो जाएगा। आगे 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, किसानों के भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का रखरखाव। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। किसान बही एक प्रकार की पासबुक होती है जिसमें किसान के खेत का खसरा खतौनी, जमीन का रकबा, लगान और भूमि स्वामित्व का पूरा रिकॉर्ड उसमें दर्ज होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आपका पूरा यूपी ट्रिपल एस से आज का यूपी ट्रिपल एससी AGTA का जो मुख्य परीक्षा आज हुआ है उस पूरे 100 प्रश्नों का 100% सटीक और विस्तृत विश्लेषण हमने किया है। उम्मीद है कि ऑल हिट एग्जाम चैनल पर यह आंसर की आपके सभी छात्रों को कट ऑफ का सटीक अनुमान लगाने और परीक्षा का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।